हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के बिल्कुल लास्ट के यूनिट्स करवाऊंगी। देखिए, ये जो बुक है ना आपकी, इसमें 3 ब्लॉक्स में इस बुक को डिवाइड किया गया है और अभी मैं इसका लास्ट ब्लॉक आपको करवा रही हूँ और लास्ट ब्लॉक की भी 2 यूनिट्स मैंने करवा दी हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। सो बच्चा, आज हम इसके यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे और फिर एक पार्ट में मैं इसकी यूनिट 4 कंप्लीट कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 3, द राइटिंग स्किल सम बेसिक गाइडलाइंस। देखिए, ये जो बुक है ना, इसमें सिर्फ चेक योर प्रोग्रेस से आपका काम नहीं चलेगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, लाइक जो आपके यूनिट्स के बीच में दे रखा है। सो यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या दे रखी है, राइटिंग स्किल्स सम बेसिक गाइडलाइंस। जैसे ना कि इससे पहले वाली यूनिट में वोकैबलरी थी, अब ऐसे ही ना राइटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है कि राइटिंग में एक अच्छा परफॉर्मेंस देना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। चाहे फिर आप असाइनमेंट लिखते हो, चाहे आप अपने पेपर्स लिखते हैं, मेल लिखते हैं, कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं या कुछ भी आप लिखते हैं ना, तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है ना वो बहुत मैटर करती हैं कि अगर आपको अच्छे से लिखना आता है तो आप अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, बिना इमोशंस के, बिना बोले हुए, सिर्फ वर्ड्स के थ्रू। सो राइटिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और जो राइटिंग है ना वो एक डिफ़िकल्ट स्किल भी होती है, ये आपको पता है। तो बहुत सारे ऐसे मिथ होते हैं राइटिंग के ऊपर कि जो सब लोग जो होते हैं वो अच्छा नहीं लिख सकते, या जो गुड राइटर्स होते हैं वो बाय बर्थ ही होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ जो है ना प्रैक्टिस पे मैटर करता है। दूसरा, आपके जो वर्ड्स हैं, आप कैसे वर्ड्स को चूज़ कर रहे हैं अपनी बातों को समझाने के लिए, तो इसके ऊपर हमारी राइटिंग प्रैक्टिस डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ क्लियर दैट राइटिंग इज़ नॉट अ गिफ्ट बट इट इज़ अ स्किल दैट एनीवन कैन पिक अप by focusing not only on what you have to say and how to say, but also by concentrating on those strategies that are most likely to help you write successfully। मतलब कि राइटिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि एक स्किल है जो बाय बर्थ आपके अंदर आई है, गिफ्टेड नहीं है। आप इसको अपनी धीरे धीरे राइटिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे आप जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें बहुत अच्छा हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी हैं कि जो गुड राइटिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहला, तो एक्सपीरियंस राइटर जो होते हैं ना, वो बहुत सारा जो टाइम होता है वो प्लानिंग में ही स्पेंड करते हैं, कि लिखने से पहले वो सोच लेते हैं, एक ड्राफ्ट प्रेजेंट कर लेते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली क्या लिखना है। उसके अलावा वो अपना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जो है ना वो स्पेंड करते हैं थिंकिंग अबाउट देयर रीडर्स। मतलब उनके रीडर्स को क्या चीज़ चाहिए, इस पे भी वो पहले सोचते हैं कि रीडर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि रीडर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उस अकॉर्डिंग आप कुछ भी वहाँ पे लिखेंगे तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। उसके अलावा वो अपने सब्जेक्ट और टॉपिक को थोरोली जितना पॉसिबल हो सकता है उतना वो एक्सप्लोर करते हैं। और फर्स्ट ड्राफ्ट जो होता है वो रफ वन होता है, मतलब एक रफ सा आइडिया लगा लिया जाए कि ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये वर्ड्स को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद में वो अपने ड्राफ्ट को, जो उन्होंने लिखा है, एक रफ वन जो ड्राफ्ट था, उसको वो करते हैं रिवाइज। तो ये पॉइंट्स आते हैं। फिर इसमें हमारे पास राइटिंग में कुछ स्टेप्स भी इंक्लूड होते हैं। जैसे पहला आता है प्लानिंग, जो कि ड्राफ्ट बनाना ही हो गया। फिर अपने रीडर को समझना, जो कि मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया था। इसके अलावा जो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में समझना, उससे रिलेटेड जितने आइडियाज़ आप लोग रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि हाँ ये बेस्ट से बेस्ट आइडिया है, इस पे आप इसको बना सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करना और एक फुल ड्राफ्ट लिखना। फिर उसको रिवाइज़ करना और कहीं कोई कुछ कमी रह जाए तो उसको दोबारा से ओवरकम कर लेना। तो ये चीज़ें एक गुड राइटिंग स्किल्स के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जितनी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाई है वो सारी लिस्ट से आप गो थ्रू हों। आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और आप कितने टाइम से राइटिंग अपनी कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास में मेथड ऑफ राइटिंग। तो इसमें देखिए, प्री राइटिंग होता है, एक राइटिंग होता है और एक होता है आपका री राइटिंग। तो ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। और गुड राइटिंग स्किल्स के जो है ना, आपको यहाँ पे 3 की एलिमेंट्स दे रखे हैं। पहला बचा है प्रपोज, दूसरा है आपका सब्जेक्ट मैटर, और नेक्स्ट जो है वो है रीडर और ऑडियंस की, मतलब जो हमारी ऑडियंस है ना वो कैसी है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको अपना सब्जेक्ट या टॉपिक बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई होना चाहिए कि किसके रिलेटेड आपको यहाँ पे लिखना है।
नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। इन्फॉर्मेशन गैदर करना मतलब पहले आपने टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखना है, फिर उससे रिलेटेड जितनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं वो आपके लिए यहाँ पे फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें हम हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, ये एक वेल नोन और एक प्रोडक्टिव मेथड होता है जो कि आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, ओपिनियंस को बहुत ही फास्टली क्या करता है, जनरेट करता है। इसमें ना आप ऐसे एक फ्लो चार्ट टाइप में यहाँ पे दे रखा है, जैसे एक माइंड मैप सा बना के आपने क्रिएट कर लिया इन्फॉर्मेशन गैदर करते वक्त कि ये पॉइंट्स उसमें आपके इंक्लूड होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अकेडमिक्स में ना एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट होता है और उसको देख के आपको ना पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है, और उस पिक्चर में कुछ की पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं या फिर कुछ की पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, और उन पॉइंट्स को पिक करके आप लोग को ना एक स्टोरी राइटिंग करनी होती है। तो यही चीज़ होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जहाँ पे आप अपने माइंड मैप्स या जो आपके ट्री टाइप में ऐसे डायग्राम्स होते हैं, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पर्पस। पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस वजह से वो राइटिंग कर रहे हैं, किस वजह से वो चीज़ लिख रहे हैं। वो एक रिपोर्ट है, मेमो है, लेटर है, या क्या चीज़ है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इसमें हमें हमारे रीडर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपको जो करना है उसमें आपको अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि हु द रीडर इज़, कि मतलब रीडर कौन है, पढ़ने वाला कौन है। जैसे आप देखेंगे जो ऑथर्स होते हैं ना, वो राइटिंग कैसे लिखते हैं। अगर बच्चों की स्टोरी बुक है, जो अगर सिर्फ बच्चे पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग तरीके की वोकैबुलरी होती है, स्टोरी बहुत अलग तरीके से होती है। जहाँ पे अडल्ट पढ़ेंगे तो वो स्टोरी थोड़ी अलग टाइप से होती है। मतलब कि जो रीडर है ना, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। रीडर के अकॉर्डिंग जब आप लिखेंगे तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब रीडर कौन है ये जानने के लिए आप ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जो आप अपने क्वेश्चन अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं। इज़ द रीडर एन एक्सपर्ट और अ जर्नल रीडर, मतलब कि जो आपकी बुक रीड करने वाला है, जो आपकी राइटिंग पेज है उसको रीड करने वाला, क्या एक्सपर्ट है या फिर एक जर्नल रीडर है, नॉर्मल रीडर, रीडिंग करने वाला इंसान है। व्हाट डज द रीडर ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक। अब जो एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने, सपोज मैंने आइसक्रीम टॉपिक पिक किया, तो क्या जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, जो की पॉइंट्स मेरे दिमाग में आइसक्रीम से रिलेटेड आ रहे हैं, क्या वो मेरे रीडर को पहले से पता होगा, या इसमें मैं क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकती हूँ कि उस रीडर को मेरी जो राइटिंग है वो अपनी साइड अट्रैक्ट करे। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। प्लस कि क्या उस रीडर को जानना है, क्या एक्शंस हो सकते हैं, उस रीडर का एटीट्यूड क्या हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम अपने दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं या फिर ऐसे मैप होते हैं, तो वहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन आपको क्रिएट करनी होती है। अपने दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट करना होता है, और फिर उसके बाद में जो भी आइडियाज़ हैं या जो थॉट्स हैं उनको जॉइन करके आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है। सेम चीज़ आपके पैराग्राफ में भी होती है। आप वो पैराग्राफ डिपेंड करता है कि आप कहाँ लिख रहे हैं, क्या वो एक लेटर है, क्या वो एक रिपोर्ट है, या वो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है। तो जिस भी अकॉर्डिंग आपको अपना पैराग्राफ लिखना है, तो जहाँ पे वो पब्लिश होगा, जहाँ जैसी ऑडियंस उसको देखेगी, उस अकॉर्डिंग आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ पैराग्राफ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैराग्राफ। तो बेसिकली पैराग्राफ क्या है, एक पीस ऑफ राइटिंग है जो कि यूनिफाइड करता है सेंट्रल कंट्रोलिंग आइडिया और थीम। जैसे आपने देखा होगा, जब भी आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो आपको हमेशा से एक गाइडेंस दी जाती है कि एक होता है बिगनिंग, जिसे हम इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, एक होता है हमारा मिडल या जिसको हम मेन बॉडी कहते हैं, और एक लास्ट होता है हमारे पास कंक्लूजन, जो कि हम लास्ट की स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो कभी भी जब आप राइटिंग स्किल्स करते हैं तो उसमें आपके ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज़ तो उस चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देना, वो टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि उस टॉपिक की मेन बॉडी बताना कि क्या क्या पॉइंट्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और लास्ट वन आता है कंक्लूजन, कि उस पर्टिकुलर उससे क्या मोरल वैल्यूज़ हैं, क्या आपने सीखा, उसकी एक्सप्लेनेशन आपने दे दी, क्या आइडियाज़ की पॉइंट्स को आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पैराग्राफ आता है।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास में जैसे अभी मैंने आपको बोला बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ये जो होता है ना ये मेन होता है, क्योंकि कई बार आपने सुना भी होगा कि जो यूजुअली जो एग्जामिनर्स होते हैं ना वो आपकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ज़्यादा देखते हैं। और इग्नू के एग्जाम्स में तो आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी कि बीच में चाहे स्टोरी छाप दो, मूवी छाप दो, उनको फर्स्ट और लास्ट से मतलब होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट हाँ लास्ट और फर्स्ट जो है ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़ा कैची होता है, तो जो रीडर है ना उसको आपके थॉट्स काफ़ी कैची लगते हैं, वो उनकी साइड ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं कि रीडर के लिए आप अपनी राइटिंग को कैची कैसे बना सकते हैं, अटेंशन आप आपकी राइटिंग को कैसे मिल सकता है। तो देखिए स्टेटमेंट जो है ना वो पॉपुलर होनी चाहिए या फिर प्रॉब्लम होनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए। और अरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स और शॉकिंग स्टेटमेंट उसमें इंक्लूड होनी चाहिए कि नेक्स्ट पेज पे वो मूव करने के लिए मजबूर हो जाए। एक क्वेश्चन होना चाहिए, कोटेशन होनी चाहिए, एक रेलेवेंट स्टोरी होनी चाहिए, चाहे वो जोक हो चाहे कुछ भी हो, एक रेलेवेंट स्टोरी होनी चाहिए। एनालॉजी और कंपैरिजन होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस जो गुड पीस ऑफ राइटिंग होता है ना उसमें कुछ सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन भी होनी चाहिए। मतलब ये तो आपके बिगिनिंग के लिए बता दिया, मतलब कि जो आपकी स्टार्टिंग होगी उसके लिए बता दिया, लेकिन जो आपका एंड होगा ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कुछ सेटिस्फेक्शन और के कंक्लूजन से रीडर को मिलना चाहिए। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, इवेल्युएशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट कर दी, कॉल टू एक्शन हो गया, स्टेटमेंट ऑफ द बॉर्डर इम्प्लीकेशंस ऑफ योर पीस ऑफ राइटिंग, मतलब जो उसमें आपके की पॉइंट्स कैची हो वो आप लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन आप कैसे कैसे दे सकते हैं, ये पॉइंट्स पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है ये आपके जो है ना कि आप आइडियाज़ को आप कहाँ से देख सकते हैं। कोई भी आप लिख रहे हैं तो उससे पहले आप आइडियाज़ कहाँ से देख सकते हैं, आपकी मेमोरीज़ में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या आप जो आपका फेवरेट प्लेस है वहाँ से वो जनरेट हो सकते हैं, कोई इवेंट में आप गए या कहीं पे आपने पार्टिसिपेट किया वो चीज़ हो सकती है। प्लस आपकी इमेजिनेशन हो सकती है या आपकी विशेज़ जो आप करना चाहते हैं, कई बार हमारी सारी विशेज़ पूरी नहीं होती, तो वो भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि आपकी इमेजिनेशन आपकी विशेज़ कैसी चल रही हैं, उस अकॉर्डिंग भी आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ना ये आपके राइटिंग के ही अंदर इंक्लूड होते हैं, कि मैंने अभी आपको ये स्टार्टिंग में भी बताया था कि अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को आपने क्या किया, रिवाइज़ किया, जो आपका एक रफ सा ड्राफ्ट था कि आपने उसमें कुछ छोड़ दिया हो या आप उसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर और आप उस ड्राफ्ट में या एक रफ जो आपने डायग्राम बना रखा है उसके अंदर और क्या इंक्लूड कर सकते हैं अपनी राइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए। फिर रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग का मतलब होता है जो आपने उसमें मेजर कंसेप्ट, आपके पास सपोज़ वर्ड लिमिट है 180 या 100 कुछ वर्ड लिमिट है, तो उसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले या नहीं डाले। मतलब कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आप बहुत अनलिमिटेड लिख सकते हैं, आपके पास वर्ड्स की कमी नहीं रहती, लेकिन आपको एक लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, तो वहाँ पे आपका रिफाइनिंग आ जाता है। प्लस एडिटिंग आता है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से आपने चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी थी कि आपने उसी अकॉर्डिंग करी, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई जिसका बाद में आपको रिग्रेट रह जाए। तो एडिटिंग का मतलब यही हो गया कि आप उसको एक बार देख लें अच्छे से, और अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ आपने मिस कर दिया, कुछ लेफ्ट रह गया, तो वो आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप इसमें यहाँ पे अपने आंसर में कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट 4 आती है वो भी मैं इसी में ही करवा देती हूँ, क्या उसको अलग से मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो देखिए ये हमारी यूनिट 4 है। इसमें क्या चीज़ आती है आपकी कि लैंग्वेज जो है ना फॉर्मल लेटर्स में हम कैसी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग जो बेसिस फ्रेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, डियर सर, सिंसेरली, थैंक यू, बेस्ट विशेज़, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मल लेटर के अंदर। तो ये जो है ना ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे लेटर का कंटेंट। उसके बाद में हम स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड फ्रेज हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ना एक प्रोफेशनल टोन जो है हमारे लेटर में प्रोवाइड करते हैं कि हाँ जो आप लेटर लिख रहे हैं वो एक प्रोफेशनल ने लिखा है। इसमें जो है बहुत ही वर्ड्स जो हमें बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने होते हैं, फॉर्मल हो, फ्रेंडली हो, प्लस पोलाइट वर्ड्स को हमें यूज़ करना पड़ता है, जो कि क्योंकि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ना वो या तो आप प्रोफेशनल लेवल पे लिखेंगे, बिजनेस पे या कंज्यूमर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत ही फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है।
ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप बायस होके नहीं लिख सकते, आपको बहुत ही वर्ड्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स आपको गिवन है कि अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, लाइक आप अपने किसी फ्रेंड को लिखते हैं, अपने कलीग को लिख रहे हैं, या आप अपने रिलेटिव्स में किसी को लिख रहे हैं, या आप अपनी फैमिली में किसी को लिख रहे हैं, तो हम ना ये इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं कहीं किसी अथॉरिटी में, कहीं किसी डिपार्टमेंट में, कहीं किसी ऑफिस से रिलेटेड वर्क जब होता है, तो हम वहाँ पे फॉर्मल वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं। जैसे नॉर्मली आप हाई बोलते हैं, लेकिन आप वहाँ पे डियर बोलेंगे। फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सॉरी लिखा है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। तो ऐसे तरीके के वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको इनफॉर्मल वर्ड्स का चार्ट दे रखा है, और ये आप अपनी लेटर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपकी राइटिंग स्किल ज़रूर आएंगी। और प्लस जब आपका कुछ फॉर्मल कंटेंट होगा तो उसमें आप इन वर्ड्स को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जैसे डियर योर हॉस्पिटैलिटी ड्यूरिंग माई विजिट टू, फॉर नॉट राइटिंग टू ऑन माई रिटर्न, कलीग्स प्रोसीड इमीडिएटली, वेरी काइंड ऑफ यू, कन्वे ग्रैटिट्यूड। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं बच्चा, ये हमारे काफ़ी फॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो कि आप अपनी फॉर्मल राइटिंग स्किल्स में यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए। यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसे ही फॉर्मल राइटिंग के कुछ सैम्पल्स आपको दे रखे हैं, एग्जाम्पल राइटिंग या मॉडल राइटिंग आपको दे रखी है कि आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। और ये जितना है मुझे पता है 10th में 12th में CBSE बोर्ड में अगर आपने किया है तो आप ये सब चीज़ें लिख के ही बड़े होंगे। तो यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, बस आपको ये वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि आपका जो फॉर्मल लेटर होगा उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, लास्ट में आप कैसे लिखेंगे, रिगार्ड्स और सिंसियरली, ऐसे वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। और बाकी आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक सैम्पल राइटिंग दे रखी है। ऐसे ये डियर वर्ड आपने यहाँ यूज़ किया, हेलो हाई की जगह पे लास्ट में आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं रिगार्ड्स, फिर आप अपना नाम और वहाँ पे आप किस पोस्ट पे हैं ये आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। प्लस जो आपकी फॉर्मल राइटिंग होगी उसमें आपको ना फ्रेजेस का ओवर यूज़ नहीं करना, बार बार सेम चीज़ यूज़ नहीं करनी, या फिर ओवर जो चीज़ें वर्ड हम यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। और जो आपका लेटर होगा उसको आपको जेंडर न्यूट्रल बनाना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसमें जेंडर बायस दिखाने कि आप बहुत कट्टर फेमिनिस्ट हैं तो आप उसमें फेमिनिज्म दिखा रहे हैं, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ना बायस नहीं होना है, एकदम जेंडर न्यूट्रल दिखाना है कि कोई भी उसे पढ़े तो उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ आप अपनी बात अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके लिए भी आपको फॉर्मल वर्ड्स जो आपको दे रखे थे वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ और वर्ड्स आपको गिवन है। तो इस यूनिट में ना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये बता रखा है कि फॉर्मल राइटिंग आपको कैसे करनी है। यहाँ पे चेक योर प्रोग्रेस में इतना कुछ नहीं था, बस आपको ये याद रखना है, ये जो फॉर्मल है ना ये बस एक बार पढ़ लीजिएगा कि फॉर्मल राइटिंग में आपको ये वर्ड्स को यूज़ करना है। अब एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। वेट अ मिनट। हाँ जी, तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने ना दोनों यूनिट्स आपकी कंप्लीट करवा दी हैं, यूनिट 3 और यूनिट 4। नाउ मिलेंगे नेक्स्ट बुक के साथ में, और आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक, मेरी तरफ से मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। बाकी अगर आप इग्नू से साइंस कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, तो एक मेरा चैनल है फिज़िक्स फैंटम के नाम से, गाइस आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको साइकोलॉजी और बाकी अपने साइंस के सब्जेक्ट की नेक्स्ट आपके जो अभी एग्ज़ाम्स होंगे ना उससे पहले मैं सारे अपलोड कर दूँगी। अभी मैंने वहाँ स्टार्टिंग करी है तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।